नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लेके फिर से आए हैं जो डेली न्यूज एनालिसिस की श्रृंखला में हमने आज 12 दिसंबर का न्यूज़पेपर कटिंग ऐड किया है। तो आइए देखते हैं 12 दिसंबर का न्यूज़पेपर कटिंग जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें पहला न्यूज़ अगर देखें, इसमें आपने देखा होगा कि कल जो 370 पर जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, तो उसी के बारे में काफ़ी आर्टिकल लिखे गए हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हेडलाइन है कि 370 हटने का फैसला बरकरार। ठीक है, आइए जूम करके इसे पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की संविधान पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान को खत्म कर और राज्य को 2 हिस्से में जो विभाजित किया गया था, जैसे कि लद्दाख और कश्मीर, तो उसे को जो है सही ठहराया है फैसला को। आगे लिखा है कि संविधान की पीठ ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्वाचन आयोग को वहाँ जो है 30 सितंबर 2024 तक जो है मतलब उसको फैसले को सही ठहराया। उसके अलावा ये भी निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक वहाँ पर चुनाव कराया जाए। ठीक है, शीर्ष अदालत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। जब मतलब कहा, अदालत का ये कहना है कि यहाँ पे कि जब वो उसका विलय भारत में हो गया तो उसकी आंतरिक एक अलग संप्रभुता नहीं रह गई। ठीक है, यही कहना है। वही संविधान को वहाँ लागू करने के लिए राज्य की सहमति की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये कहा गया। मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत की पीठ ने अपने फैसले में यह कहा कि 370 का अनुच्छेद एक अस्थायी प्रावधान था जो कि हमेशा से मुद्दा उठा रहा था। ठीक है, कि यह अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा की गैर मौजूदगी में इसे रद्द करने का अधिकार था। इससे पहले जो कई बार लोगों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि यह जो कानून लाया गया था तो वहाँ से पूर्ववर्ती राज्य के संविधान सभा द्वारा लाया गया था, तो इसे रद्द करने का अधिकार संविधान सभा को ही होना चाहिए, जो कि डिसॉल्व हो गया है। तो इसी मुद्दा को कहा गया है मतलब इस संविधान पीठ द्वारा कि इसके जो है गैर मौजूदगी में इसे रद्द करने का अधिकार था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था उसके पास संप्रभुता का तत्व खत्म हो गया, नहीं रहा। ठीक है, संविधान की पीठ ने 1947 में भारत में शामिल होने पर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करने पर 3 सहमति वाले फैसले लिए। बाकी मामला क्या है आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, यही है न्यूज़। और आगे में एक और न्यूज़ है, आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्या क्या हुआ था, कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, क्या पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आगे न्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा, बिहार में 31,000 करोड़ निवेश का करार की तैयारी। अभी जो होने वाला है 13 से 14 दिसंबर को बिजनेस कनेक्ट 2023 जो बिहार के लिए होने वाला है, तो उसमें कहा गया है कि 31,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इसके तहत 13 से 14 दिसंबर को। तो आगे पढ़ते हैं, आइए। तो बिहार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है 31,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव MOU पर करार होगा, कहा जा रहा है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 13 से 14 दिसंबर को आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में अडानी, गोदरेज, ITC, IOCL समेत देश के और दुनिया के 600 उद्यमी व निवेशक शामिल इसमें होने जा रहे हैं। तो यही है खास करके न्यूज़। और मुख्य पॉइंट पे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, किन किन देशों से प्रतिनिधि आने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका, सऊदी अरब, जापान, रसिया, ताइवान, मॉरिशस, जर्मनी, नीदरलैंड, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, नेपाल, वियतनाम, हंगरी, मेडागास्कर, मलेशिया, UAE इत्यादि देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें देखते हैं अगर यहाँ पे पढ़ें तो क्या बताया जा रहा है कि बिहार में निवेश करना, नए उद्योग लगाना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीतियाँ बनाने के साथ साथ उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना भी विकास किया गया है।
तो बिहार की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे जो है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेट सुविधाएं होंगी, जिससे निवेशों को अधिक मतलब आने में यहाँ पे आने में बहुत सुविधा होगी। लैंड एक्विजिशन और पेपर की कार्रवाई कम मतलब करने के लिए बहुत सारी कंपनियां डरती हैं यहाँ पे, क्योंकि पेपर में बहुत सारा अटका रहता है। तो इसलिए प्लग एंड प्ले मॉडल को यहाँ पे अपनाया गया है। इस तरह की कुछ कई सुविधाएं बिहार सरकार द्वारा दी जा रही हैं जिससे कि निवेश आकर्षित हो। तो आगे कह रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन की जा रही है। इसके पहले बिहार में उपलब्ध सुविधाएं तथा बिहार सरकार की औद्योगिक नीतियां के बारे में निवेशक बताने के लिए चेन्नई, तिरुपुर, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता में भी यह मीट आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, यही समय खास करके ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कितना 31,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव है, करार किया जाएगा। इसके अगले न्यूज़ देखेंगे 13 से 14 दिसंबर में जो भी न्यूज़ आएगा उसमें फिर से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या है, 12 कंपनियों, बड़े 12 जो कंपनियां हैं, 500 करोड़ से अधिक वाली कंपनी 12 कंपनी के साथ करार होगा। ठीक है, आगे से न्यूज़ फिर से आएगा, बार आएगा, तो देखते चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सूबे के कृषि रोड मैप को मिली अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रशंसा। मतलब कृषि रोड मैप जो है बिहार का, तो वो COP28 में जो है गया था, तो उसमें कृषि के सचिव जो है वो गए थे वहाँ पे COP28 में। तो वहाँ पे इन्होंने बात की थी कि मतलब सूबे का जो मतलब बिहार का जो कृषि रोड मैप है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रशंसा मिली है, ये कहा गया है। यही है खास करके न्यूज। तो इसमें देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में दुबई में आयोजित किया गया था, जिसमें एक्सपो सिटी इंडिया पेवेलियन में मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कार्रवाई योग्य तरीके, एक प्रमुख जलवायु एजेंडा शीर्षक सत्र का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार के कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने भाग लिया था। सत्र के दौरान कृषि सचिव ने मृदा संरक्षण, बिहार के कृषि रोड मैप, जलवायु अनुकूल कृषि, जैविक खेती को पर जो है अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि बिहार इस बात का उदाहरण है कि कैसे तकनीक नवाचार, सामुदायिक जुड़ाव तथा शिक्षा को मिलाकर एक अत्यधिक टिकाऊ और जलवायु अनुकूल कृषि भविष्य की दिशा में रास्ता बना सकते हैं। ये कहा गया है क्या कि सचिव संजय कुमार के द्वारा। बिहार हम सभी के लिए प्रेरणा बने, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया का बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य हमारे पृथ्वी के स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। यह अच्छा पॉइंट कहा गया है कि जहां हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है हमारे पृथ्वी के स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। सत्र के दौरान कृषि विभाग के सचिव ने बिहार की कृषि रोड मैप के विभिन्न पहलुओं पर जो है प्रस्तुति दी थी। ठीक है, यही है खास करके न्यूज। अगला न्यूज है, कृषि भूमि पर खुल सकेंगे छोटी दुकानें। तो आपको पता है कि कृषि भूमि पर जो है वाणिज्यिक कार्य आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक छोटी मोटी दुकान जैसे कि 500 वर्ग फीट से कम अगर भूमि के गैर कृषि भूमि में तब्दील करना है तो उसके लिए आपको मतलब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट खोल सकते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा बनाया जाएगा आपको लैंड बैंक। मंत्री ने बताया कि राज्य में उद्योग समेत अन्य कार्यों में ज़मीन के उपयोग के लिए लैंड बैंक बनाने की योजना है। इसके लिए सभी जिले और उसके पास मजदूर गैर मजरूआ ज़मीन को पूरी सूची तैयार करके भोजन के लिए भेजने के लिए विशेष विभाग को कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है। अब इसमें देखते हैं कि राज्य में अब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में तब्दील करना बेहद सरल होगा। छोटी दुकान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली यानी कि 500 वर्ग फीट से कम भूमि को तब्दील करना है तो आपको आसानी से किया जा सकता है। इससे पहले क्या होता था यहाँ पे कि पहले जो है अंचल अधिकारी के स्तर पर समर्पित रिपोर्ट के आधार पर इसमें परिवर्तन और इसमें कार्रवाई की जाती थी। इसमें बहुत लेट लतीफ़ प्रक्रिया होती थी। तो इसके लिए अब जो है ऑनलाइन सुविधा ऑनलाइन होने से इसमें पारदर्शिता आएगी और उद्यमी वर्ग को सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, यही कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये जो है आर्टिकल है, ये हम आपको PDF में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत तरह से फ़ायदेमंद होगा आपको ऐसे के लिए, और भी इसमें कुछ डाटा हैं। ठीक है,
तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल में जो दिया हुआ है अनुच्छेद 370 की अंतरिम व्यवस्था, ये आप पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर इतना पढ़ने जाएंगे फिर तो आधा घंटा से 1 घंटा लग सकता है, इसलिए अब कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे डिटेल का उल्लेख कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे प्रक्रिया शुरू कब हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन से कि इस तरह चली कानूनी जंग। सर्वप्रथम शुरुआत कब हुआ, अगर यहाँ पे बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 20 दिसंबर 2018 को, और 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, तो हटाए गए जाने पर राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी 6 अगस्त 2019 को। आगे 10 अगस्त 2019 को क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी है, तो बदलाव के खिलाफ याचिका दायर की, और 24 अगस्त को भारतीय प्रेस परिषद ने संचार प्रतिबंध लगाने व जम्मू कश्मीर के प्रशासन के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 28 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार पर लागू प्रतिबंध को हटाने के लिए केंद्र जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था। ठीक है, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ में 5 सदस्यीय संविधान पीठ को वहाँ पर भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद 19 सितंबर को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने वाले चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ जो है गठन कर दिया था 19 सितंबर 2019 को। उसके बाद 2 मार्च 2020 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 7 सदस्यीय वृहद बड़ी पीठ वहाँ पे भेजी। उसके बाद अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गर्मी छुट्टी के बाद सूचीबद्ध करने का फैसला लिया। उसके बाद गर्मी छुट्टी खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो है अगस्त से रोज़ सुनवाई शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद 5 सितंबर 2023 को 23 याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई। यहाँ पे कुल जो है कहा जा सकता है कि 23 याचिका इस पर लगाई गई थी, तो 16 दिन सुनवाई करने के बाद फैसला को रिजर्व कर लिया गया, सुरक्षित रख लिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 2023 को फैसला आ गया। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अपने फैसले में कहा गया है कि देश के संवैधानिक शासन के लिए पूर्ण संहिता है। अनुच्छेद 370 पे फैसले में कहा गया कि भारत का संविधान देश के संवैधानिक शासन के लिए पूर्ण संहिता है। अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की विशेषता थी, न कि संप्रभुता की। यहाँ पे कहा गया है कि 370 क्या था, तो यह असममित संघवाद थी, न कि विशेष संप्रभुता। उन्होंने विलय के लिए विलय पत्र के निष्पादन और 25 नवंबर 1949 की अधिसूचना जारी के होने के बाद भारतीय संविधान को जब ही अपनाया तो उसकी संप्रभुता का तत्व अपने पास बरकरार नहीं रख पाया, यही बार बार कहा जा रहा है ये। ठीक है, शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण नहीं था। ये चीफ जस्टिस के द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत जो शक्ति का निरंतर इस्तेमाल संवैधानिक एकीकरण की क्रमिक प्रक्रिया को इंगित करता है, यानी कि कहा जाता है कि यह एकीकरण की प्रक्रिया को इंगित करता है, इसलिए यह दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। संवैधानिक अनुच्छेद 370 1D के तहत संवैधानिक आदि यानी कि CO मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस या ऑर्डर 272 के तहत, जिसके द्वारा भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर लागू किया गया था, जारी करने की शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण नहीं था, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं थी। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को
को जम्मू कश्मीर में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करते समय 370(1)(d) के दूसरे प्रावधान के तहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। पीठ ने कहा कि शक्ति इस तरह का प्रयोग का प्रभाव जो है 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग के समान होता है, इसलिए जो है राज्य सरकार की सहमति या सहयोग की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, वैसे भी खत्म हो सकता था। आगे है 370 कभी भी अस्थायी चरित्र नहीं था। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 कभी भी अस्थायी चरित्र नहीं था और जम्मू कश्मीर में एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में इसे लाया गया। मतलब ये कहा गया है कि उस समय जो वार का काल चल रहा था, जैसे कि कबीलियाई जो वहाँ पर घुस गए थे, उस के संक्रमण के काल में इसे दिया गया था, जो कि एक पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं था, इसलिए इसे हटाया जा सकता था। तो खन्ना ने कहा है कि 370 को खत्म करना देश के संघीय ढांचे की नकारात्मकता नहीं है और इसे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को वही दर्जा और अधिकार प्राप्त होंगे जो देश के राज्य में रहने वाले नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, बाकी मामला तो आपको पता है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें जो है लंबी सुनवाई के बाद पीठ ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 11 दिसंबर को इसको फैसला दिया गया। ठीक है, उसके अलावा राज्य को जो विभाजित किया गया था जम्मू एवं लद्दाख में, तो उसको भी फैसला को भी ये स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्सों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया है। साथ ही केंद्र को जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 92 के तहत शक्ति का प्रयोग और उसके बाद 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 53(2) के तहत विधानसभा को भंग करने की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक रूप से वैध है। ये कहा गया है 53(2) के तहत विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो उसके लिए यह संवैधानिक रूप से वैध है, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके अलावा और भी देखें तो मानवाधिकार का उल्लंघन रोकने का आयोग बनाए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के फैसले से जस्टिस संजय किशन कौल ने अपनी सहमति जाहिर की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए आयोग यहाँ पे बनाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला न्यूज। आगे है सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर हो रहा अध्ययन। राज्यपाल के द्वारा कहा गया कथन है कि झारखंड राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री विधानसभा सदस्यता को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस पर प्राप्त मंतव्य का राजभवन में अध्ययन कर रहा है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया उसे दोषी पाए गए हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा। चुनाव आयोग ने पिछले साल अगस्त में चुनाव आयोग ने क्या किया था पिछले साल, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, तो मुख्यमंत्री के नाम खनन लीज आवंटन मामले में जो है मंतव्य भेजा था। भाजपा नेता ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री खनन लीज मामले की शिकायत कर उन्हें विधायक रूप से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसी पर जो है जांच चल रही थी, तो इसी पे कहा गया है कि उस पर अध्ययन हो रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। तापमान 3 डिग्री बढ़ा तो खाड़ी देश रहने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, दुबई में चल रही जलवायु वार्ता, थोड़ा सा जूम करें। दुबई में चल रही जलवायु वार्ता के बीच क्रिश्चियन एड की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। यहाँ पे क्रिश्चियन एड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 3 डिग्री बढ़ जाएगी तो खाड़ी देश यहाँ पे रहने लायक नहीं रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है। तो अरब प्रायद्वीप GDP के करीब यहाँ पे 69% नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पे अरब में COP28 की मेजबानी कर रहे UAE और सऊदी अरब दोनों ही जलवायु परिवर्तन के चलते GDP का 72% नुकसान का सामना करेंगे। यह रिपोर्ट में दावा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला है प्लास्टिक रिसाइकलिंग की नई तकनीक विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? अमेरिका में आईआईटी मद्रास कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विविध प्लास्टिक को मजबूत और रिसाइकलिंग योग्य सामग्री जो है इसमें मिलाने की तकनीक विकसित की है। अधिकारी के अनुसार इस बहुसंस्थागत टीम ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को मिलाकर नए मिश्रित प्लास्टिक का उत्पादन किया जा सकता है और इस तकनीक से तैयार की गई प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकेगा। और इस शोध से जो निष्कर्ष आए हैं उससे प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग में क्रांति आ सकती है। इस शोध को प्रतिष्ठित पत्रिका जो है नेचर में प्रकाशित किए गए हैं। तो ये आप साइंस एंड टेक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की तकनीक के माध्यम से इसे रिसाइकल किया जा सकता है। इसमें रिसर्च भी किया गया। अगला न्यूज़ है दुनिया को भूख से बचाने के लिए यूएन ने बनाया रोड मैप। भोजन की बर्बादी को आधा करना लक्ष्य है। आपको पता है कि फूड वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए यूएन ने यहाँ पे कहा गया है कि भूख से बचाने के लिए यूएन ने रोड मैप बनाया है। जलवायु संकट के बीच दुनिया को भूख से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप के अनुसार कहा जा रहा है कि 2030 तक मांस उत्पादन से मीथेन उत्सर्जन में जो है 25% की कटौती करनी है। ठीक है, 25% की कटौती। भोजन की बर्बादी को आधा करना है और मछली पालन का स्थायी प्रबंध करना, सभी के पीने योग्य जल उपलब्ध कराना शामिल है। इसमें जो है क्या क्या किया जाएगा कि मांस उत्पादन से मीथेन उत्सर्जन होती है तो उसमें 25% कटौती करना है, भोजन की बर्बादी को आधा करना है, मछली पालन का स्थायी प्रबंधन करना है, सभी पीने योग्य जल को उपलब्ध करना को सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहा है कि खाद्य उत्पादन जलवायु संकट के प्रभाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कृषि और लाइव स्टॉक फार्मिंग ग्रीन हाउस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। आपको पता है मतलब कृषि और लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैस जो है काफ़ी उत्पन्न करते हैं। तो कल ही या परसों हमने आपको बताया था कि कितना परसेंट 16% के आसपास जो है कृषि से जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो उसके बाद है कृषि और लाइवस्टॉक फार्मिंग मांस व अन्य कामों के लिए पशु का पालना भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। दुनिया भर में कार्बन उत्पादन का लगभग 10वां हिस्सा सीधे तौर पर योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन के अधिकारी ने कहा कि भूख को कम करने और तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने को काम करने की आवश्यकता है। 2 से 3 साल में तैयार होगी पूरी परियोजना। तो यही परियोजना मतलब ये जो है बनाया जा रहा है रोड मैप कि किस तरह से इसको भोजन को बचाया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, जिससे भूख पर जो है काबू किया जाए। ठीक है, अगला न्यूज़ है भारतीय अमेरिकी छात्र रेचल मैनी बनी मिस इंडिया यूएसए। ठीक है, भारतीय अमेरिकी छात्र रेचल मैनी यूएसए मिस इंडिया यूएसए बनी है। यही है न्यूज़। बाकी ये ख़त्म, आज का न्यूज़ ख़त्म हो गया ये।